नमस्कार। सबसे पहले तो ये मेरी पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है आप लोगों के साथ, तो ये पहल की जो शुरुआत है अच्छी होनी चाहिए। और सबसे खुशी की बात यह है कि आप सब लोग सुरक्षित हैं और जो भी हमारे रिपोर्टर वॉरियर्स हैं वो सब सुरक्षित हैं, तो ये तो सबसे अच्छी खबर की बात है। डिटेल्ड प्रेस ब्रीफिंग से पहले मैं कुछ अहम बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात जो शायद मुद्दा आज तक नहीं उठा और मैं उठाना चाहता हूं, और उसका गौर मैं और सवाल जो मैं वो जुडिशरी से पूछना चाहता हूं कि इस देश में क्या जुडिशियल सर्विसेज इसेंशियल नहीं है? डिलीवरी ऑफ जस्टिस क्या इसेंशियल नहीं है? हम कहते हैं कि भैया इसेंशियल कमोडिटीज, बिजली इज इसेंशियल, खाना पीना इज इसेंशियल, तो क्या जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इज नॉट इसेंशियल? अब ये फैसला सरकार नहीं कर सकती क्योंकि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। तो मैं जुडिशरी से आग्रह करूंगा कि आप ये फैसला जरूर कीजिए कि the delivery of the justice system is an essential service. This is very important because every day somebody or the other needs the judge in an emergent matter to decide his case. At the district level, Mufassil level, state level, high court level, Supreme Court level. And I don't see any policy framework or policy statement by the judiciary that being an essential service, we have a plan to ensure that people who need urgent relief get it. तो मेरा आग्रह यह होगा इस देश की जुडिशरी से, चाहे भी किसी लेवल पे भी हो, कि आप देश के सामने एक प्लान रखिए कि किस तरह से हमारी जुडिशियल सर्विसेज एक एसेंशियल सर्विसेज के संदर्भ से उसको कैसे आगे ले जाया जाए। क्योंकि आम आदमी को ये नहीं मालूम अब मैं करूं क्या। मुझे रोज कोई ना कोई फोन करता है कि साहब हम क्या करें, सुप्रीम कोर्ट जाएं नहीं जाएं, सुप्रीम कोर्ट तय करेगी ये एसेंशियल है या नहीं है, ये मैटर लगेगा या नहीं लगेगा, कोई इसमें कोई मापदंड नहीं। तो ये हमारा आग्रह है कि just as other services are essential services, the judicial delivery, justice delivery system is also an essential service. एक तो बात मैं ये आपके सामने रखना चाहता था जो पहले कभी किसी ने इस पे बारे में बात नहीं। दूसरी बात जो आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने कल क्योंकि वो पंचायती राज दिवस था, उस संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने पंचायतों से बात की और सलाह भी काफी दी। प्रधानमंत्री जी सलाह देने में तो बहुत ही काबिल हैं, कभी कभी हमारी सलाह लेते नहीं हैं, तो उनसे भी आग्रह करूंगा कि सलाह तो आप जरूर दीजिए, लेकिन कभी कभी सलाह कांग्रेस पार्टी की भी ले लीजिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में जो आज के दिन कोविड के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो सामने आएंगे आने वाले दिनों में, वो है शिक्षा का मुद्दा और स्वास्थ्य का मुद्दा। और मुझे एक गाना याद आता है, हिंदी फिल्म का गाना है कि चल छोड़ बातें, कि वो है पुराना एक गाना है कि छोड़ो कल की बातें, नहीं छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में नई उमंगे, अब है नई जवानी, नई कहानी हम हिंदुस्तानी, ये कहते हैं ना। तो मैं प्रधानमंत्री जी से आगे करूंगा कि जो कल की बातें हैं, एनआरसी की बात हो, एनआरसी की बात हो, बाकी ऐसी बातें हो, छोड़ो कल की बात, कल की बात पुरानी। अब नया दौर है, कोविड-19 के बाद एक नया दौर शुरू हुआ है और एक नया हिंदुस्तान बनाना है हमने, और उन बातों पे गौर करें जहां हम एक नई उमंग के साथ मिलजुल कर, विपक्ष और सत्ता पक्ष और बाकी सब लोग मिलजुल कर
देश को आगे बढ़ाएं और उन मुद्दों पे कॉन्सेंट्रेट करें जो देश को आगे बढ़ाने वाले मुद्दे हैं। और उनमें सबसे दो अहम मुद्दे हैं, वो है शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। और मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से कि आने वाले दिनों में शिक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में वो क्या करना चाहते हैं और उनका प्लान क्या है। ये दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तीसरी बात जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि अब आपने कहा और सही कहा कि हमें हमारे देश में हम लोगों को सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। मतलब कि जो मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया की पॉलिसी है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन आज के दिन और पिछले 6 सालों में हम क्या देख रहे हैं? हम यही देख रहे हैं कि अगर राफेल बनना है तो वो फ्रांस से आएगा, वो HAL नहीं बनाएगा। और अगर जो हमारे सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे बाहर के हैं। आज के दिन फायदा किसको हो रहा है? उन प्लेटफॉर्म्स को जो बाहर के लोग चला रहे हैं, जो मल्टीनेशनल चला रहे हैं। तो आपकी मेक इन इंडिया पॉलिसी ये क्या होगी? कैसे इसको आगे बढ़ावा देंगे? 2 छोटी बातें और करूंगा, फिर वी विल गो ऑन टू द मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो ये है कि अभी पेट्रोल के दाम $20 हो गए और सरकार हमारी उतना ही चार्ज कर रही है। सरकार को इतना फायदा हो रहा है और इस आपदा के बीच सरकार जनता को कुछ नहीं दे रही, अपनी कंपनियां उसको दे रही है और जनता आज के दिन मुश्किल में है। तो ये भी बताए सरकार कि ये जो प्राइस डिफरेंशियल है, जिस दाम पे आप बेचते हो और जिस दाम पे आपको आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलता है, विच इज $20, वो फायदा आप जनता को क्यों नहीं दे रहे? चौथी बात, ये जो इंक्रीज इन डियरनेस अलाउंस एंड DR है, डियरनेस अलाउंस रिलीफ है, जिसकी बढ़ोतरी हुई थी, इसने आपने रोक क्यों दी 2021 तक? ये तो आम आदमी के लिए है, आम आदमी की सुविधा है ये। और बेचारा जो आपके लिए काम करता है उसका आप रोक रहे हो डियरनेस अलाउंस इंक्रीज। तो ये आप मत कीजिए। अब वक्त आ गया कि जनता के बारे में सोचने का। ये 2-3 मोटी बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था। द डियरनेस अलाउंस increase must not be held back till 2021। शायद आप लोगों को आपको मालूम है कि भाई अब तक मार्च 24 में लॉकडाउन शुरू हुआ और ये चलता रहेगा अब तक कि 3 मई तक चलेगा। लगभग इसका मतलब 40 दिन हो जाएंगे। सो जनता का तो लॉकडाउन 40 दिन का हो गया। इसके आगे बढ़ेगा या नहीं ये मैं नहीं जानता, ये तो प्रधानमंत्री जी और सरकार तय करेंगे। लेकिन इस बीच में इकोनॉमी का लॉकआउट हो गया, जनता का लॉकडाउन और इकोनॉमी का लॉकआउट। मैं समझता हूं कि यह नहीं होना चाहिए था। यू कांट हैव ए लॉकडाउन ऑफ पीपल एंड अ लॉकआउट ऑफ द इकोनॉमी। दैट्स नॉट द वे टू फॉर्मुलेट पॉलिसी। वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग, वी आर ओनली सेइंग दैट इट्स टाइम टू रीथिंक। We are with government. We'll support the government in every possible way. But we are making constructive criticism so that government responds to us and responds to the needs of the people of this country. Because जब आपने लॉकडाउन का ऐलान किया तो आपने राज्य सरकारों से पूछा नहीं। 4 घंटे में आपने सब तय कर लिया कि 4 घंटे के बाद लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, जैसे आपने नोटबंदी का ऐलान किया था। और अभी जो मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं वो शायद किसी ने आज तक नहीं रखी कि देयर इज व्हाट इज कॉल्ड अ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। और जिस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत देयर इज अ सेक्शन 6(2) व्हिच आई वांट टू रीड टू यू। देयर इज अ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी under the National Disaster Management Act, which is to be presided over by the Prime Minister of India with 9 nominated members. कोई भी डिजास्टर हो, जैसे उत्तराखंड में अर्थक्वेक आ गया या बिहार में फ्लड आ गए, केरला में मानसून के बाद बस्तियां उजड़ गई। तो ये तो स्पेसिफिक डिजास्टर्स हैं, प्रदेशों में होते हैं। आज के दिन कोविड इज अ नेशनल डिजास्टर
और हर एक के लिए अलग अलग प्लान चाहिए। तो सेक्शन 6(2) कहता है that the national, without prejudice to the provisions of this subsection, the national authority may approve the national plan। मतलब के प्रधानमंत्री जी जिस पे प्रिजाइड करते हैं नेशनल अथॉरिटी पे, वो एक नेशनल प्लान अप्रूव करेंगे। ये सेक्शन 6 में लिखा हुआ है, 6(2)(b) में। और ये नेशनल प्लान बनाएगा कौन? वो सेक्शन 10(2) पे लिखा है। सेक्शन 10(2) कहता है that the National Executive Council कौन है? इस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ काउंसिल, जो बाकी जो सेक्रेटरीज होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उस काउंसिल, उस कमिटी, काउंसिल नहीं, कमिटी है, वो कमिटी अंडर सेक्शन 10(2)(b prepares the national plan to be approved by the national authority। मतलब के नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसके आज के दिन होम सेक्रेटरी हेड हैं, वो नेशनल प्लान बनाएंगे और वो प्लान नेशनल अथॉरिटी, दैट इज प्रधानमंत्री और उनके 9 नॉमिनेटेड मेंबर्स, उसको अप्रूव करेंगे। नाउ मैं पूछना चाहता हूं कि वो नेशनल प्लान है कहां? इस कानून के अंतर्गत एक नेशनल प्लान बनना चाहिए था, और मार्च 24 से आज अप्रैल हो गई, अप्रैल का चौथा हफ्ता हो गया, आज के दिन भी कोई नेशनल प्लान नहीं है। तो हमारी सलाह रहेगी कि आप जल्द से जल्द एक नेशनल प्लान बनाइए। मैं ये क्यों बात कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि ये जो सेक्शन 10 है वो कहता है कि देयर शैल बी ए नेशनल प्लान। इसमें कोई वो नहीं है कि आप नहीं बनाएंगे। और सेक्शन 72 धारा 72 इस एक्ट की कहती है कि ये जो एक्ट है, ये जो कानून है, it will override all other acts. Not the provisions of this act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force. तो जब कोई ऐसी नेशनल आपदा आ जाए, एक राष्ट्रीय आपदा आ जाए, तो यही एक्ट लागू होगा, इसी के अंतर प्लान बनेगा और इस प्लान के अंतर्गत आगे कदम उठाए जाएंगे। और सेक्शन 11 धारा 11 कहती है there shall be drawn up a plan for disaster management for the whole country। तो अगर कोविड-19 आया है, ये आपदा आई है, ये कैलेमिटी आई है, ये डिजास्टर आया है, तो उसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर प्लान बनेगा, ये धारा 11 कहती है। अब क्या हुआ कि आपने अनाउंस कर दिया और लाखों लोग सड़क पे चल आए। तो जब सड़क पे लोग आ गए थे तो उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं थी, लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत वो सुविधाएं क्या होनी चाहिए वो भी लिखित है। वो धारा 12 में लिखित है। वो कहती है धारा 12 that the national authority, that is जहां प्रधानमंत्री प्रिजाइड करते हैं, shall recommend guidelines for minimum standards of relief to be provided to persons affected by the disaster। मतलब कि जो भी इसमें पीड़ित लोग हैं, इस आपदा की वजह से जो पीड़ित हैं, जिनको बड़ा नुकसान हुआ है, वो रिलीफ वो नेशनल अथॉरिटी जहां प्रधानमंत्री जी प्रिजाइड करते हैं, वो गाइडलाइंस ले करेंगे। क्या गाइडलाइंस हैं वो? मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू बी प्रोवाइडेड इन रिलीफ कैंप्स इन रिलेशन टू शेल्टर, फूड, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल कवर एंड सैनिटेशन। मतलब कि ये गाइडलाइंस कहेंगी कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड से सबसे कम जो मिनिमम स्टैंडर्ड है शेल्टर का, मतलब कि कहाँ वो रहेंगे, खाने का, पानी पीने का, मेडिकल कवर मतलब कि स्वास्थ्य के संदर्भ में क्या उनको कवर होना चाहिए, मिलना चाहिए, और सैनिटेशन, ये सब मिनिमम स्टैंडर्ड्स ले डाउन करेंगे। तो आज तक ये मिनिमम स्टैंडर्ड ले डाउन नहीं हुए। मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये जल्द से जल्द करें। अभी तो इन्होंने कह दिया है कि भाई राज्य सरकार तय करे क्या करना है कि नहीं करना। राज्य सरकारों के पास तो पैसा ही तक नहीं है। स्पेशल प्रोविजंस फॉर विडोज एंड ऑर्फन्स, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा कि विधवाओं के लिए और जिनके माँ बाप नहीं है उनके लिए क्या होगा। और जो जान चली गई हैं, जिन्होंने जान अपनी गवा दी,
उनके लिए कितना पैसा मिलेगा उनको कॉम्पेंसेशन, ये भी ये तय करेगा। और जिनके जो रोजगार चले गया है वो भी मिनिमम स्टैंडर्ड्स तय करेगा कि वो रोजगार कितना मिलेगा। अभी इन्होंने कह दिया कि वो रोजगार जो है वो प्राइवेट सेक्टर देगा, बट ये तो कानून कहता नहीं है। कानून तो कहता है कि सरकार देगी। इसके लिए अब तक प्लान क्यों नहीं बना? और जो भी बाकी जो सुविधाएं मिलनी है वो भी इसमें कहा है कि आप बताइए। साथ साथ में एक और भी बड़ी अच्छी बात है, धारा 13 में लिखा है, द नेशनल अथॉरिटी मे इन केसेस ऑफ डिजास्टर्स ऑफ सीवियर मैग्नीट्यूड recommend relief in payment of loans or for grant of fresh loans to persons affected by the disaster on such concessional terms as may be recommended. तो किस बेसिस पे लोन दिए जाएंगे वो भी यही तय करेगी, वो भी तय करेगा। ये नेशनल अथॉरिटी तय करेगी किस हिसाब से लोन दिए जाएंगे, कितना लोन दिया जाएगा, कौन सी कंसेशनल, कितना इंटरेस्ट होगा, ये सब ये करेंगे। लेकिन ऐसा तो मुझे दिख ही नहीं रहा। फिर आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, शायद आपको मालूम नहीं, क्योंकि ये बात भी शायद किसी ने आपके सामने नहीं रखी। एक यहां धारा 46 है इसी एक्ट के अंतर्गत। वो धारा 46 कहती है कि देयर शैल बी अ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। The central government may by notification constitute a fund called the National Disaster Response Fund for meeting any threatening disaster situation or disaster, and there shall be credit into that fund an amount which the central government may appropriate by parliament by law, and any grants that may be made by any person or institution for the purpose of disaster management. मतलब कि एक डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर होगा कि अगर ऐसी कोई आपदा आ जाए तो उस पे पैसा कितना देना चाहिए, वो पैसा उसमें इकट्ठा होगा। एक तो पार्लियामेंट द्वारा इकट्ठा होगा, अप्रोप्रिएशन बिल द्वारा इकट्ठा होगा, और दूसरा अगर कोई पैसा इस फंड में देता है इंडिविजुअल, इंडस्ट्री के लोग, वो सारा इसमें जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसका तो नजरअंदाज कर दिया और अपना एक पीएम केयर फंड बना दिया जो यही काम करेगा। जब ये कानून कहता है कि कोई और कानून लागू नहीं हो सकता, कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर लागू नहीं हो सकता, और ये सारा इंडिविजुअल पैसा जो इंडस्ट्री दे रही है, वो मैं समझता हूं कि आज के दिन वो 6,000 करोड़ से ज्यादा है पीएम केयर फंड में, वो तो सारा नेशनल रिस्पॉन्स फंड में जाना चाहिए। तो इस बारे में क्यों नहीं कुछ कह रहा? इस कानून की बात क्यों नहीं हो रही? ये कानून तो सब कहता है कि कैसे होगा। साथ साथ में ये भी कहता है कि द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड शुड बी मेड अवेलेबल टू द नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। मतलब कि जो सेक्रेटरी की कमेटी है सेक्शन 10 के अंतर्गत, ये सारा फंड उसको जाएगा ताकि वो तय करे कि किस तरह से किसको देना है। धारा 47 में लिखा है कि देयर शैल बी अ नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड। और वो मतलब कि अगर किसी को, जैसे माइग्रेंट लेबर हैं, जैसे लोगों के रोजगार चले गया, मिटिगेशन के जो काम है कि कितना उनको अब रोजगार मिलना चाहिए, उसके लिए भी फंड होना चाहिए। और वो फंड सेंट्रल गवर्नमेंट का उसका कुछ योगदान है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का योगदान है। और जो फंड बना हुआ है वो बहुत कम है। तो एक तरफ में तो फंड कम है, दूसरी तरफ रिस्पॉन्स फंड पीएम केयर को जा रहा है, रिस्पॉन्ड में नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स फंड में नहीं आ रहा। और वो पीएम केयर जो है वो तो ट्रस्ट है, उस पे तो कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। और अगर इस रिस्पॉन्ड फंड में पैसा जाएगा और पैसा खर्च होगा तो सीएजी सवाल उठाएगी। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये इसको दरकिनार करके ये ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द, और ये देखिए, ये कानून ये भी कहता है कि एक राष्ट्रीय स्तर पे प्लान बनेगा, एक प्रदेश के स्तर पे प्लान बनेगा, और एक डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे प्लान करेगा। और सेक्शन 10(2) कहता है कि जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है ये सारा उसको कोऑर्डिनेट करेगी। कोऑर्डिनेट एंड इंप्लीमेंट द स्टेट प्लान।
recommend provisions for fund for mitigation and preparedness measures, review development plans of different departments. तो ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे सामने कानून है, इसके मुताबिक कोई प्लान क्यों नहीं बना और क्यों नहीं हो रहा, और मैं आग्रह करूंगा, ये हमारी कंस्ट्रक्टिव सजेशन है कि प्रधानमंत्री जी और सरकार इसके बारे में कुछ बताएं। अब दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज के दिन एक बहुत, जैसे मैंने कहा कि एक इकोनॉमिक लॉकआउट हो गया, देश के पास आमदनी कम हो गई, सारे विश्व के स्तर में नेगेटिव ग्रोथ होगी, यूएस की नेगेटिव ग्रोथ होगी, और यहाँ भी जो मूडी ने कहा था कि यहाँ का 2020 का जो जीडीपी है वो लगभग 2.5% होगा, और इकरा ने कहा 2% होगा। मैं समझता हूँ, ये मेरी अपनी राय, और कई अर्थशास्त्रियों ने भी बात कही है कि ये अपने आप में सही नहीं है। ये एक्चुअली हिंदुस्तान की जो ग्रोथ होगी 2020 की वो नेगेटिव होगी। अब इसका नतीजा क्या है, और इसके बारे में प्रधानमंत्री जी और सरकार को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारे सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे और डिमांड साइड कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे। और डिमांड साइड कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? वन इज ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, टूरिज्म, ये सब बंद है। ट्रैवल बंद, टूरिज्म बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, ट्रेड लगभग बहुत कम हो चुकी है, देश में भी और प्रदेशों के साथ भी। फिर एंटरटेनमेंट बहुत कम, स्पोर्ट्स बहुत कम, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, उस पे भी बहुत एक प्रॉब्लम आई है। ये तो होगी डिमांड साइड। अब जो सप्लाई साइड चेन है वो सब ब्रेक डाउन हो चुका है उसका। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, हम चीन के जो हमारा इंपोर्ट होती है, चीन से जो सारा हम देश का इंपोर्ट करते हैं, उसमें से 17.4% चीन से आता है। हमारा सारा इंपोर्ट 17.4% चीन से आता है। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? उसमें आते हैं वुड प्रोडक्ट्स, मिनरल्स, ऑयल्स, प्लास्टिक्स, केमिकल्स, जो फार्मास्यूटिकल, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, जिसको हम एपीआई कहते हैं, वो भी चीन से आता है। इस पे रोक हो गई है। इसमें बहुत नुकसान हो रहा है हमारा। तो ये हमारा सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है। और जर्मनी और यूके से हम लेदर के गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, फुटवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, मशीनरी एक्सपोर्ट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी बंद हो गया। वहां से जो फूड स्टफ आता है, इंपोर्ट होता है, उसमें भी रुकावट आ गई। ईरान को हम अपनी सब्जियां भेजते हैं, वो भी प्रॉब्लम हो गई। ऑस्ट्रेलिया और ईरान में जो मेजर सप्लायर्स हैं हमारे मिनरल प्रोडक्ट्स के, उसमें भी रुकावट आ गई। तो इस संदर्भ में अब होगा क्या? जब ट्रेड कमती होगी देश में और विदेशों के साथ, आमदनियां कम हो जाएंगी, और साथ साथ में अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा जो रिमिटेंसेज आती हैं हमारी बाहर से, जो लगभग $80 बिलियन सालाना आती हैं, उससे ज्यादा भी सालाना आती हैं, उसमें 23% की घटौती आई। तो रिमिटेंसेज भी कम हो गई। तो जो राज्य सरकारें हैं वो बेचारी क्या करेंगी? उनको पैसा बोरो करना पड़ेगा। अब पैसा उनके पास है भी नहीं। अब राज्य सरकारों की जो आमदनी है वो कहां से आती थी? क्योंकि बाकी तो जीएसटी से आती थी, और जीएसटी में भी आमदनी कम हो गई। जो पुराने उनकी जो जीएसटी के ड्यूज थे वो भी उनको नहीं, राज्य सरकारों को नहीं मिल रहे। तो आमदनी की तो बात आप छोड़िए, तो पुराने ड्यूज भी नहीं मिल रहे, अब तक नहीं मिले। तो इनकी जो अपनी आमदनी थी वो रियल एस्टेट के द्वारा थी, वो भी सारी सिस्टम बंद है। सारा रियल एस्टेट सिस्टम बंद है। सारे प्रोजेक्ट्स लगभग डेट में हैं और हो नहीं रहा कुछ। दूसरा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सेल में आती थी उनका पैसा, और अल्कोहल में आता था, शराब में आता था, वो भी बंद है।
अभी पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो खोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं खुला। और केरला ने तो 6,000 करोड़ बोरो किया है, 15 साल के लिए 6,000 करोड़ बोरोइंग है केरला की, उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है। और उसका जो ब्याज दे रहे हैं वो 8.96% है। तो कैसे स्टेट्स अपना गुजारा कैसे करेंगी? और इस बीच में जो पैसा माइग्रेंट वर्कर को जाना चाहिए, अभी देखो ऐलान किया है मध्य प्रदेश ने कि जो हम अपने जो माइग्रेंट वर्कर हैं जो बाकी प्रदेशों में, उनको हम बुला लेंगे, स्टेज वाइज बुला लेंगे। भी इनको कहां से मालूम है कि कहां इनका कोई माइग्रेंट वर्कर है? कोई डेटा है इनके पास? अब भाषण तो कर सकते हो, इनको क्या मालूम कि मुंबई में कितने बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश से, और बाकी जगहों में कितने बैठे हुए हैं और कहां बैठे हुए हैं? कैसे इनको मालूम? इनके पास डेटा ही नहीं है कोई। तो ये कैसे मुश्किलें जो हैं, हम सरकार का साथ देना चाहते हैं, हमें बताइए हम कैसे साथ दें। ये मुश्किलें, जैसे हमने पहले कहा था, if you don't remember, if you have read one of my articles I wrote some time ago, about 3-4 weeks ago, and yesterday there was a statement by Dr. Guleria from AIIMS saying that 80% of our population will not be infected. This I said 3 weeks ago. Why did I say this? Because this is the global trend. COVID doesn't impact 80% of the people. And I said that the balance 20% also, the 15% of the balance will not get, they will not be in serious condition at all. I said so 3 weeks ago. And the balance 5% will have some problems. And of that, a certain percentage will need really big support in terms of ventilators and other things. ये तो बातें हमें पहले ही मालूम थी, तो तैयारी हमें पहले करनी चाहिए थी। चलिए, अभी देरी होगी कोई बात नहीं, लेकिन कुछ आगे हमें अभी करना चाहिए। अब देखिए, मैं एक तो आंकड़े आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस हालात में हमारी स्टेट्स आज पड़ी हुई हैं। जो स्टेट्स की आमदनी का मैंने आपको बता दिया, वो लगभग बंद हो गई, और जो स्टेट का जो खर्चा है, जो उनको करना ही करना है, जिसके लिए भी शायद उनके पास सुविधाएं ना हो। महाराष्ट्र में जो टोटल रेवेन्यू है महाराष्ट्र का, उसमें से 54% वो खर्चा उसको करना ही करना है, विच इज इंटरेस्ट एंड सैलरीज एंड पेंशंस। So 54% of all the revenues is committed expenditure, and they are left with only 36%, 46%, and they don't have any revenues. So how are they going to meet all this? The fiscal deficit will go haywire. Who is going to finance them? Tamil Nadu 60% committed expenditure, Gujarat 46%, Karnataka 45%, UP 52%, Rajasthan 58%, West Bengal 59%. तो ये पैसा आएगा कहां से? इनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी खत्म हो गया, और साथ साथ में जो पैसा केंद्र सरकार को देना भी चाहिए था, वो भी राज्य सरकारों को नहीं मिल रहा। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी जो सेंट्रल टैक्सेस जो तय करता है, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, फाइनेंस कमीशन तय करती है, उसमें से उत्तर प्रदेश 2020-21 में उत्तर प्रदेश को 1,40,000 करोड़ मिलना चाहिए केंद्र सरकार से, उनका शेयर। उनको आज तक कितना मिला? 8,255 करोड़। 1,40,000 करोड़, and they've got only 8,255 crores. बिहार को 78,896 करोड़ मिलना चाहिए, उनको अब तक मिला है 4,631 करोड़। मध्य प्रदेश को 61,000 मिलना चाहिए, उनको 3,600 करोड़ मिला। वेस्ट बंगाल को 58,900 कुछ मिलना चाहिए, उनको 3,462 मिला। तो मैं कहना चाहता हूं, राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं। उदय स्कीम जब से इन्होंने लागू की है, वो ज्यादा इंडेटेड हो गए हैं, डिस्कॉम्स ज्यादा। मंशा तो ये थी कि डिस्कॉम्स को राहत मिले, लेकिन डिस्कॉम ज्यादा इंडेटेड हो गए हैं उदय की वजह से। पैसा है नहीं, बोरोइंग ज्यादा कर नहीं सकते, डेफिसिट बढ़ जाएगा, केंद्र सरकार की आमदनी कम हो गई, रेवेन्यूज कम हो गए, रेवेन्यू अर्निंग्स कम हो गई। लगभग जो केंद्र सरकार की जो कमती हो गई है, लगभग
20,000 करोड़ की है मिनिमम। तो अगर केंद्र सरकार के पैसा भी नहीं है तो ये सब सामने जो मुश्किलें आएंगी इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मैं क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं? ओनली टू से दैट दीज आर द इश्यूज दैट विल हैव टू बी डेल्ट विद। जो नॉर्थ ब्लॉक में हमारे कर्मचारी ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं उनको ये नहीं मालूम कि राज्य सरकारों के और राज्य और प्रदेशों में कहां क्या क्या मुश्किलें हैं। ये टॉप डाउन अप्रोच नहीं चलेगा, ये बॉटम्स अप अप्रोच होना चाहिए। The bureaucrats can't handle this. They don't know what's on the ground, and each state will have a different plan of action because its problems will be different. Each district may have different problems. And the reason why India is safe, and let me tell you this, if you look at the figures, most of the figures of increasing infections are in cities. Surat increasing by a huge percentage, 47%. Ahmedabad, Maharashtra, Tamil Nadu, Hyderabad, all these cities. Why are rural areas safe? Because many people from outside of the country have not traveled to rural India. So the interiors of India are safe. You did not need at that point in time a national lockdown.